प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी शख्सियत जिनकी शक्ति का प्रभाव आज पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किया जा सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस युवराज के नेतृत्व में अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद इस इस्लामिक नेशन ने बेहद कम समय में कई आउटस्टैंडिंग माइलस्टोन्स को या तो अचीव किया है या उसके लिए बहुत ही एम्बिशियस ब्लूप्रिंट्स रखे हैं, और जिसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है रेगिस्तान का सीना चीर के बनाया जा रहा प्रोजेक्ट नियोम, या पहाड़ों को काट कर क्रिएट की जा रही दुनिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिवर। अमेरिका के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने से लेकर सऊदी को फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने तक बिन सलमान ने कई जगहों पर अपनी एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का परिचय दिया है। उनके द्वारा लाए गए विजन 2030 प्लान के जरिए ही आज सऊदी ऑयल पर अपनी ओवर डिपेंडेंस को कम कर पा रहा है, और यही कारण है कि एमबीएस आज मिडिल ईस्ट के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक है। हालांकि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ वाली फैमिली का पार्ट होने के बावजूद सऊदी के इस क्राउन प्रिंस को एक डर सता रहा है। डर कि कहीं उनकी जिंदगी किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा ना हो जाए, डर कि कहीं उनका हश्र भी इजिप्शियन लीडर अनवर सद्दात जैसा ना हो, डर कि कहीं उनका असैसिनेशन ना हो जाए। दरअसल दोस्तों, हाल ही में पॉलिटिको नाम की एक अमेरिकन वेबसाइट ने प्रिंस सलमान और एक यूएस लॉमेकर के बीच हुई कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है। पॉलिटिको द्वारा पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब रिसेंटली यूएस कांग्रेस लॉमेकर बिन सलमान से गाजा में चल रही जंग से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए मिले, तो बिन सलमान ने उनसे कहा कि इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के चलते मिडिल ईस्ट की कई लीगल और इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उन पर दबाव बना रहा है, और अगर उन्होंने इसराइल के साथ दूरी नहीं बनाई तो हो सकता है कि इनमें से कोई उन्हें असैसिनेट भी करवा दे। दोस्तों, बिन सलमान ने यह भी कहा कि सऊदी के लोगों के सेंटिमेंट्स गाजा को लेकर काफी स्ट्रांग है, और अगर उनके टेन्योर में साइट पर कोई अनफेयर एक्ट हुआ तो जनता के बीच उनकी पोजीशन वीक हो जाएगी, और इसीलिए बिन सलमान ने यूएस की पोजीशन को समझने के लिए उनसे ये पूछा कि अगर वो यूएस और इसराइल का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं तो यूएस उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आखिर क्या करेगा। कहीं उनका भी हाल इजिप्शियन लीडर अनवर सद्दात जैसा तो नहीं हो जाएगा, जिन्हें इस्लामिक लीडर्स ने ईयर 1981 में इसीलिए असैसिनेट कर दिया था क्योंकि उन्होंने भी बिन सलमान की ही तरह यूएस की बात मानकर इसराइल के साथ पीस अकॉर्ड साइन किया था ताकि दोनों देशों के रिलेशंस इंप्रूव हो सके। यानी कि बात साफ है दोस्तों कि बिन सलमान डरे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली किससे? अपने लोगों से या किसी टेरर ग्रुप से? उन्हें सऊदी में किसी अपराइजिंग का डर है, या उन्हें शक है कि इसराइल से बढ़ती नजदीकियां पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को कहीं उनके खिलाफ ना कर दे? और दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो बिन सलमान कुछ समय पहले तक इतने कॉन्फिडेंस के साथ यूएस के साथ खड़े नजर आते थे, उनका कॉन्फिडेंस यूं अचानक इतना कैसे डगमगा गया है कि वो अब एक मेजर पैराडॉक्सिकल डिलेमा बनता जा रहा है। क्या है कहानी सऊदी क्राउन प्रिंस के बिगेस्ट फियर की? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। व्हाई बिन सलमान इज अफ्रेड। दोस्तों, एमबीएस द्वारा रिसेंटली दिए गए स्टेटमेंट को एनालाइज करने पर हमें उनके इस फियर के दो फंडामेंटल रीजंस पता चलते हैं। फियर नंबर 1 कि अभी पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान जैसी एक गरीब सेल्फ प्रोक्लेम डेमोक्रेसी हो या यूएई जैसी रिच मोनार्की, गाजा पर हुए हमलों के चलते इसराइल से नाखुश है। तो ऐसे में इस समय इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और फिर नंबर 2 कि अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर को किसी तरह हैंडल करते हुए अपने फायदे के लिए यूएस और इसराइल के साथ कोई डील स्ट्राइक कर भी लेते हैं, तो क्या इससे देश में किसी पॉपुलर अपराइजिंग की पॉसिबिलिटी को नलिफाई किया जा सकेगा? दरअसल दोस्तों, बीते कई महीनों से जिस तरह इसराइल गाजा पर हमास सेंट्रिक काउंटर एक्शन के नाम पर हमले कर रहा है, उससे कई सारी इस्लामिक कंट्रीज नाराज हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इन बॉम्बिंग्स को कंडेम करते हुए गाजा को इसराइल की कॉलोनियल टेरिटरी कह दिया था, और सिमिलरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक और इस्लामिक कंट्री यानी मोरक्को ने इन इजरायली एक्शंस को क्राइम अगेंस्ट सिविलियन बताया था। इसी तरह अफगानिस्तान, बहरीन और ईरान जैसी लगभग 40 से ज्यादा कंट्रीज ने भी इसराइल के इस एक्ट को अनएथिकल और इनह्यूमन प्रोक्लेम किया था। लेकिन दोस्तों, उस दौरान जहां एक तरफ बाकी इस्लामिक वर्ल्ड एंटी इसराइल स्टैंड ले रहा था, वहीं मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल नेशन और मस्जिद अल हरम जैसी होलियस्ट इस्लामिक साइट को होल्ड करने वाला सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से चुप्पी साधे था। सऊदी की इस चुप्पी का यही कारण था कि वो यूएस के साथ एक नई डील को प्लान कर रहा था, जिसके जरिए फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे सऊदी अरेबिया के पास न सिर्फ न्यू इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आ सके, बल्कि ये डील सऊदी अरेबिया को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ मच नीडेड एड्स भी दिला सकती थी। दोस्तों, असल में सऊदी इस रियलिटी को समझ चुका है कि कच्चे तेल का व्यापार उसके ग्रोथ इंजन में अब बस कुछ ही साल और जान फूंक पाएगा, और इसीलिए वो नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर अपनी सारी एनर्जीज लगा रहे हैं ताकि फ्यूचर मार्केट में वो अपनी जगह बना सके।
और इसके एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सऊदी अरेबिया ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रेशियो 20% से ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, जो अब $10 बिलियन तक पहुंच चुका है। सिमिलरली इसी साल सऊदी ने AI सुपर पावर बनने के लिए $100 बिलियन का कॉर्पस फंड भी फाउंड किया था। लेकिन इस तरह के हाई टेक इकोसिस्टम को सऊदी सिर्फ अपने खुद के रिसोर्सेज से क्रिएट नहीं कर सकता है, और अगर उसे सच में एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनना है तो इसके लिए उसे 2 चीजों की जरूरत होगी। पहला, बहुत सारा पैसा, और दूसरा, बहुत सारी एनर्जी। पैसा इसलिए दोस्तों ताकि न्यू एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर R&D की जा सके, और एनर्जी इसलिए ताकि इन टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट्स को रन किया जा सके। और दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि US के साथ जिस डील पर सऊदी काम कर रहा था वो इसकी इन दोनों ही नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकती थी। और शायद दोस्तों यही वजह थी कि सऊदी ने उस समय खुद को गाजा वाले इस पूरे एपिसोड से साइडलाइन रखा था। लेकिन दोस्तों शायद इस पर सऊदी और बिन सलमान को ये अंदाजा नहीं था कि इस बार ये चुप्पी उनकी जुबान जलाने वाली चिंगारी बन सकती है। दरअसल दोस्तों जब एक के बाद एक गाजा पर बॉम्बिंग हुई तो सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने पहली बार खुले शब्दों में इसराइल के एक्शंस को जेनोसाइड कहा, और साथ ही खुद प्रिंस सलमान ने सऊदी स्टैंड बाय पैलेस्टीनियन जैसी बातें कही, जिन्हें देखकर इनिशियली ऐसा लगा कि शायद इस बार सऊदी अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़कर एंटी इसराइल खेमे में नजर आएगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे सऊदी का रवैया भी बचकर निकलने वाला होने लगा, और धीरे धीरे इस्लामिक नेशंस को पता चल गया कि सऊदी मिटिगेटेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के जरिए सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो गाजा और पैलेस्टीनियंस को लेकर कंसर्न है, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और हैं। बस फिर क्या था, जल्द ही इस पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इस तरह के आर्टिकल्स इंटरनेट पर वायरल हो गए, और मिडिल ईस्ट की हर स्ट्रीट में लोग सऊदी और खास करके प्रिंस सलमान पर सवाल उठाने लगे। किसी ने उन्हें एंटी इस्लामिक कहा तो किसी ने उन पर US पपेट होने का आरोप लगाया। मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों में लगी ये आग धीरे धीरे सऊदी की अपनी गलियों में पहुंच गई, और सऊदी की जनता समेत देश के कई रसूखदार लोग भी बिन सलमान से गाजा में हो रही किलिंग्स पर रोक लगाने की मांग करने लगे। यानी एक तरफ से पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उन्हें ही शक की निगाहों से देखने लगा, और दूसरी तरफ उनके अपने लोग उनकी लीडरशिप को डाउट करने लगे। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी की जनता और वहाँ के कई टॉप ऑफिशियल्स बिन सलमान से लंबे समय से नाराज हैं, और जिसका कारण है उनके द्वारा किए गए कुछ नॉन पॉपुलर रिफॉर्म्स। जैसे उन्होंने साल 2018 में महिलाओं पर लगे ड्राइविंग बैन को रिमूव कर दिया था, जो देश के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिमिलरली उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड गार्डियनशिप लॉ के प्रोविजंस को भी रिस्ट्रिक्ट किया था, जिसके चलते अब एक सऊदी महिला न सिर्फ बिना अपने मेल गार्डियंस के पासपोर्ट को ऑब्टेन कर सकती है, बल्कि साथ ही उनके लिए अब्रॉड ट्रैवल करना भी अब बहुत आसान हो गया है। उनके द्वारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को दिए गए रिलैक्सेशन से लेकर देश के लीगल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए गए लिबरल रूल्स सऊदी के बहुत से कट्टरपंथी लोगों को पसंद नहीं आए हैं, और अब यही लोग गाजा के इशू के सहारे बिन सलमान को प्रेशराइज कर रहे हैं। और दोस्तों यही कारण है कि अब बिन सलमान को ये डर सता रहा है कि अगर उन्होंने इस वक्त इसराइल के साथ अपने रिलेशंस ठीक किए तो उन्हें इसके कई सारे नेगेटिव रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिन सलमान के फियर्स की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि यहाँ से एक नई समस्या की शुरुआत होती है, जिसके चलते उनका ये फियर एक पैराडॉक्सिकल डिलेमा बनता जा रहा है, और जिसे उन्हें कैसे भी ओवरकम करना होगा। द डिलेमा ऑफ सऊदीज क्राउन प्रिंस। दोस्तों प्रिंस सलमान का ये बिग डिलेमा सऊदी की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सेफ्टी से जुड़ा है। करेंटली गाजा के इशू को लेकर जिस तरह की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, वहाँ किसी भी कंट्री के लिए एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। ऊपर से दोस्तों सऊदी तो ना सिर्फ एक इस्लामिक वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बल्कि इसराइल के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी इस सिचुएशन में एटलीस्ट उससे एक फर्म स्टैंड की डिमांड करती है। यानी दोस्तों दुनिया के लिए सऊदी या तो पूरी तरीके से एंटी इसराइल हो सकता है या एंटी पैलेस्टाइन, और इसका मतलब है दोस्तों कि वो गाजा की मंजिल को 2 रास्तों से तय नहीं कर सकता। और दोस्तों यहाँ पर बिन सलमान का डिलेमा ये है कि वो ना पूरी तरीके से प्रो पैलेस्टाइन हो सकते हैं और ना ही प्रो इसराइल, क्योंकि इसराइल का साथ सऊदी को सीधे सीधे US से जोड़ता है। वो US जो ना सिर्फ सऊदी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक है, बल्कि जो आज मिडिल ईस्ट जैसे हाईली वॉलेटाइल रीजन्स में हुती फोर्सेस जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसे प्रोटेक्ट भी किए हुए है। साथ ही बिन सलमान का सपना UAE की ही तरह सऊदी को भी एक ऑफशोर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, जिसके लिए उन्हें करोड़ों अरबों डॉलर चाहिए। और दोस्तों US दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो इतने मैसिव फंड्स की नीड को फुलफिल करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। ऑलरेडी प्रिंस सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी द लाइन या नियोम सिटी फंड्स की कमी के चलते कई डेडलाइंस को मिस कर चुका है, और जिस स्केल से सऊदी में नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट्स अभी अगले 2-3 डेकेड्स तक इसी तरह के मैसिव फंड्स की डिमांड करते रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों कि अगर सऊदी अरेबिया खुद को एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है तो इसके लिए उसे US को साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ US का साथ एक नई प्रॉब्लम को लेकर आता है।
दरअसल यूएस सऊदी को इसराइल के साथ टेबल पर तो लाना चाहता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि सऊदी इसराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज करे। एंड ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो बाइडेन समेत यूएस के कई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इस बात को दोहरा भी चुके हैं। लेकिन इसराइल को एक कंट्री की तरह फुली रिकॉग्नाइज करना सीधे सीधे पैलेस्टाइन के स्टेटहुड की डिमांड को कैंसिल आउट कर देता है। और ऐसे में अगर इकोनॉमिक रीजंस के चलते बिन सलमान यूएस के साथ इसराइल के खेमे में आना भी चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पैलेस्टाइन की स्टेटहुड को नजरअंदाज करना यानी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से बैर लेना। ऊपर से बिन सलमान के लिए समस्या ये भी है कि इलाके में मौजूद एक और देश बीते कई दशकों से इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी को साइडलाइन करना चाहता है और गाजा के मुद्दे पर लिया गया छोटा सा फैसला उसके मंसूबे को कामयाब बना सकता है। दोस्तों, सब जानते हैं कि सऊदी और ईरान शिया सुन्नी के सेक्टेरियन डिफरेंस के चलते कई दशकों से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। और एक तरफ जहां ईरान सऊदी से इसलिए खफा है क्योंकि वो जगह जगह अमेरिकन के साथ खड़ा नजर आता है, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वहीं सऊदी को ईरान से ये शिकायत है कि वो यमन, सीरिया और लेबनान से ऑपरेट करने वाली उन फोर्सेस की मदद करता है जो सऊदी की सॉवरेनिटी के दुश्मन है। दोस्तों, वैसे तो बीते कुछ सालों में इन दोनों देशों ने अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक एक फ्रूटफुल डील इन दोनों के बीच स्ट्राइक होना बाकी है। ऐसे में सऊदी को डर है कि अगर वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को आगे बढ़ाता है तो कहीं ईरान इस मौके का फायदा उठाकर इस्लामिक कंट्रीज के बीच एंटी सऊदी सपोर्ट ना गैदर कर ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ सऊदी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वीक हो जाएगा, बल्कि इसके चलते रीजन की वेरियस रिबेल फोर्सेज उसे मिलिट्री फ्रंट पर भी कमजोर बना देंगी। ऐसे में बिन सलमान का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि वो अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करके यूएस इसराइल का साथ दे या सिक्योरिटी नीड्स को इंश्योर करने के लिए रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड का। लेकिन दोस्तों, क्या सच में प्रिंस सलमान किसी साइड को चूज करना चाहते भी हैं? डज प्रिंस सलमान रियली वांट टू पिक अ साइड? दोस्तों, बिन सलमान के फियर और डिलेमा प्रॉब्लम को देखकर तो ऐसा लगता है कि गाजा के मुद्दे पर उनकी हालात जंगल में रह रहे उस छोटे जानवर जैसी हो गई है जिसे जमीन के ऊपर बाज की नजर का खौफ है और जमीन के अंदर सांप के जहर का खतरा। क्योंकि दोस्तों, चाहे वो इनमें से किसी भी फ्रंट को ज्वाइन कर लें, उनके लिए एक फ्रंट तो हमेशा ओपन ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स इस पॉपुलर ओपिनियन से थोड़े अलग विचार रखते हैं और उनका मानना है कि पहले बिन सलमान का गाजा पर न्यूट्रल स्टैंड और अब अमेरिकन अथॉरिटीज को एक अनप्लान्ड असैसिनेशन के बारे में बताना असल में उनके द्वारा खेला जा रहा एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके जरिए वो डिस्कशन में चल रही यूएस सऊदी डील में अपने लिए लेवरेज गेन करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर उन्हें एक 93% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मुस्लिम नेशन को चलाना है या अगर उन्हें एक ऐसे नेबरहुड में रहना है जहां 95% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज रिसाइड करती हैं, तो वो किसी भी हालत में इसराइल को फुली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही बिन सलमान को ये भी पता है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऊपर से अमेरिका ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपने राइवल्स जैसे ईरान, यमन और सीरिया की डेवलपमेंट प्रोग्राम को कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट मेथड से 100 साल पीछे कर चुका है। ऐसे में वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस भी खराब करना नहीं चाहते। और दोस्तों, इसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बिन सलमान ने एक अनोखा रास्ता चुना है। उनका प्लान है कि अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूएस के साथ इस साल नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद कैसे भी करके वो एक डील स्ट्राइक कर लें, लेकिन बिना इसराइल को रिकॉग्नाइज किए। और दोस्तों, ये तभी मुमकिन है जब वो यूएस को ये विश्वास दिला पाए कि गाजा में हुए रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद इसराइल को रिकॉग्नाइज करना सऊदी और सलमान दोनों के लिए अनसेफ ऑप्शन है। दोस्तों, असैसिनेशन की बात पब्लिक डोमेन में आने के महज 5 दिन बाद यूएस के टॉप डिप्लोमेट एंटनी ब्लिंकन ऑलरेडी गाजा सीजफायर डील स्ट्राइक करने के लिए इसराइल पहुंच चुके हैं, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर असैसिनेशन का ये पूरा खेल बिन सलमान ने यूएस, इसराइल और पैलेस्टाइन के भंवर जाल से बचने के लिए रचा है तो फिलहाल ये कुछ हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सच में बिन सलमान असैसिनेशन के खतरे को महसूस कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि वो अपने पड़ोसी देश यूएई से सीखें। दरअसल सऊदी की ही तरह यूएई भी गाजा के इस पेंच में फंसा हुआ था, जहां सऊदी की ही तरह यूएई भी ना पूरी तरीके से एंटी इसराइल स्टैंड ले सकता था और ना ही एंटी पैलेस्टाइन। दरअसल दोस्तों, यूएई ने अभी कुछ ही साल पहले यानी 2020 में इसराइल के साथ एब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे, जिसके चलते दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज इतने सालों में पहली बार सुधरते नजर आए। ऐसे में वो ये नहीं चाहता दोस्तों कि गाजा के चलते दोनों देशों में फिर से दरारें आ जाएं, लेकिन यूएई ये भी जानता है दोस्तों कि सऊदी की तरह इस मुद्दे पर पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यूएई दुनिया की जिस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है उसकी ट्यूनिंग इस्लामिक वर्ल्ड के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठती है। इसीलिए उसने इस्लामिक वर्ल्ड को अपना स्टैंड शो करने के पर्पज से अपनी मिलिट्री एसेट्स को यूएस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि मिडिल ईस्टर्न सॉइल से इसराइल को मदद ना पहुंचा पाए। दोस्तों, यूएई का ये मूव
यूएस, इजराइल और ईरान तीनों के खिलाफ कारगर साबित हुआ है और इस पूरे इक्वेशन में फिलहाल यूएई ही सबसे सेफ प्लेयर नजर आ रहा है, जिसे ना इजराइल से रिलेशन बिगाड़ने का डर है और ना ही इस्लामिक वर्ल्ड से बैर का खतरा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर बिन सलमान अपनी अगली चाल क्या चलते हैं। क्या वो यूएई की तरह एक कोल्ड येट इफेक्टिव पोजीशनिंग हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं या उनके लिए असैसिनेशन की ये वॉलेटाइल सिचुएशन यूं ही बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिन सलमान को यूएस के साथ एक डील स्ट्राइक करके इजराइल को फुली रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए या नहीं? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बताएं उसका सजेशन दीजिए। जिस भी टॉपिक पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस पर ही हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।